गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने एल्डिहाइड में जो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड थे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक अम्ल। स्ट्रक्चर क्या होता था? बॉन्ड COOH जब किसी मतलब ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ये जब जा कर के किसी कंपाउंड से जुड़ जाता है तो उससे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हमने पढ़े थे हमारे टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन, उनका जो वर्गीकरण है, जिस वर्गीकरण में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े। हमने मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता। तो समावयवता की जब बात आती है तो सबसे पहली जो समावयवता पाई जाती है हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों में वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता। तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो ईस्टर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि एस्टर जो होते हैं हमारे और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मतलब इनका जो फॉर्मूला है ओवरऑल वो सेम रहने वाला है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। देखिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है। जैसे CH3COH का एग्जाम्पल लें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा। और इसी को अगर हम लिख दें HCOOCH3, तो ये जो COO ग्रुप होता है वो होता है हमारा एसिटेट ग्रुप यानी एस्टर ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम करने जाएंगे तो इसका नेमिंग होगी एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, और इसकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। HCOO जो है वो फॉर्मिक आयन होता है, फॉर्मेट आयन होता है, और CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। तो इस तरह से इन दोनों में क्या पाई जाती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये है हमारा एसिटिक एसिड और ये है हमारा मिथाइल फॉर्मेट। ये थी हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब हमारी सेकंड आइसोमेरिज्म जो होती है वो होती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तो सभी में कॉमन है, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में आपको बताया गया है कि अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहे, यानी कि जो सूत्र है हमारा वो सेम रहे, लेकिन जो चेन है हमारी श्रृंखला जो है उसमें परिवर्तन आ जाए, खुली श्रृंखला से वो क्या हो जाए, शाखाओं में परिवर्तित हो जाए, या शाखित जो श्रृंखला होती है उससे वो खुली श्रृंखला में परिवर्तित हो जाए, यानी कि ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन्स प्रेजेंट होने चाहिए हमारी चेन में। देखिए तो 4 कार्बन की जो हमारी चेन बनेगी वो होगी, पहले यहाँ लिख देते हैं नाम, चेन आइसोमेरिज्म है हमारी, यानी कि श्रृंखला समावयवता पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया ब्यूटेनोइक एसिड का। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन माने 4 कार्बन और पहले ही कार्बन पे क्या लगा होगा, ओइक एसिड लगा होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। इसका नाम पड़ गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ से ये वाला CH2 या इन दोनों में से एक CH2 फॉर सपोज हमने यहाँ से हटाया और इसको इस कार्बन से जोड़ दिया, तो जब ये CH2 यहाँ से हट करके इस कार्बन से जुड़ेगा जा करके तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा CH COOH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। अब ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने जाएंगे तो देखिए पहला कार्बन तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा CH का। अब तीसरे कार्बन के लिए या तो आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं तो ये हमारा चेन में नहीं आया, तो हमारी चेन हमें 3 कार्बन की मिली। और अगर आप इधर की तरफ ऊपर की तरफ नंबरिंग कर देंगे तो फिर ये वाला मेथिल ग्रुप चेन में नहीं आएगा।
तब भी हमें हमारी चेन में केवल 3 ही कार्बन मिलेंगे, यानी कि श्रृंखला में 3 ही कार्बन जो है उपस्थित होंगे। और जो मेथिल ग्रुप चेन में नहीं आएगा वो हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा, यानी कि हमारा उपसर्ग बन जाएगा। तो इसकी अब हम नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे लगा है मेथिल ग्रुप, प्रीफिक्स की नेमिंग पहले की जाती है, तो ये हो गया 2 मिथाइल। और फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या है हमारा, मेन जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3, तो प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन, और पहले ही पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनोइक एसिड। ये इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है श्रृंखला समावयवता। आप दोनों में नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए सेम रहेंगे, जो परमाणुओं की संख्या है वो दोनों में ही समान है, लेकिन क्योंकि दोनों में जो चेन है उसमें डिफरेंस आ गया, श्रृंखला बदल गई, इसलिए इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। थर्ड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म थोड़ी सी और इजी हो जाती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि केवल जो आपके प्रीफिक्स हैं या जो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो आपका क्रियात्मक समूह है या जिसको आप उपसर्ग के रूप में ये उपयोग कर रहे हो, जो आपकी चेन में नहीं आ रहे हैं ऐसे ग्रुप्स, उनकी पोजीशन कार्बन की रिस्पेक्ट में या कार्बन की नंबरिंग के रिस्पेक्ट में अगर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर हम उस तरह की समावयवता को, उस तरह की आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता कहते हैं। तो थर्ड हमारा टाइप हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समावयवता। अब स्थान समावयवता की एग्जांपल को समझना है तो ये हमने सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH CH2 COOH और यहाँ CH पे ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया। तो अभी अगर आप इसकी नेमिंग करने जाएंगे तो आप इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 मिथाइल, और 4 कार्बन आ रहे हैं चेन में तो ब्यूटेन, और पहले ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब हम क्या करें, इस मेथिल ग्रुप को उठा करके तीसरे कार्बन की जगह यहाँ पर दूसरे कार्बन से लगा दें तो देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, केवल छोटा सा चेंज आएगा, वो चेंज हो जाएगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के इससे जुड़ जाएगा और ये CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH COOH, और इससे जुड़ गया यहाँ पर ये CH3 ग्रुप। तो अभी भी ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा या तो क्रियात्मक समूह पास हो या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर चेन में है वो पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी नेमिंग करने जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 सब कुछ सेम रहा, लेकिन इस मेथिल ग्रुप की जो पोजीशन है, जो स्थान है, वो क्या हो गया, बदल गया। जब स्थान बदल जाएगा तो यहाँ पर इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन अभी भी चेन में होते हो ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिए दोनों में क्या हो गया, नेमिंग बदल गई, क्यों, क्योंकि मेथिल ग्रुप की क्या बदल गई, पोजीशन बदल गई। तो ये थी हमारी स्थान समावयवता जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों में पाई जाती है। तो ये 3 तरह की जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण पद्धति। तो नामकरण पद्धति के लिए कह रहे हैं कि हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनके जो कॉमन नेम है, अगर हम कॉमन सिस्टम में जाएं तो कॉमन नेम जो है वो इनके सोर्स से लिए गए। सोर्स का मतलब है कि जो इनके स्रोत हैं जहाँ से ये हमें प्राप्त हुए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं एक तरह के कार्बोनिक अम्ल हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स उन्हें कहा जाता है जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें से हमें मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ये हमें मिलता है एंड्स से, मतलब चींटियों से मिलता है हमें। चींटियाँ जब डंक मारती हैं, हमें काट लेती हैं लाल चींटियाँ, तो उनके जो डंक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो यही होता है, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक वर्ड देख रहे हैं ये इसका होता है कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब साधारण पद्धति में जो इसका नामकरण होता है वो होता है हमारा क्या, फॉर्मिक अम्ल। अब ये फॉर्मिक वर्ड आया कहाँ से, तो कह रहे हैं चींटियों को लैटिन वर्ड में, लैटिन जो भाषा होती है हमारी उस भाषा में चींटियों को कहा जाता है
फॉर्मिका। क्या कहा जाता है? फॉर्मिका कहा जाता है। तो वहाँ फॉर्मिका से ये हमें क्योंकि मिला, क्योंकि चींटियों से मिल रहा है ना एसिड, इसलिए एसिड का कॉमन नेम पड़ गया फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल। हिंदी मीडियम वाले इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर इंग्लिश में लिख रहा है। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही आगे चल करके पढ़ेंगे, है ना। जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, वहाँ पर हिंदी में फॉर्मिक अम्ल आप नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही तुरंत लिख देंगे छोटा सा। और हमें अपने आप को थोड़ा बहुत तो अपग्रेड रखना चाहिए। हिंदी मीडियम से हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हमें एंड्स से यानी चींटियों से प्राप्त हो रहा है, और चींटियों का जो नाम होता है लैटिन भाषा में वो होता है फॉर्मिका, तो वहाँ से निकल करके आया फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से जो एसिटिक एसिड होता है, दूसरा हमारा एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये हमारा पाया जाता है सिरका, विनेगर में। तो विनेगर का जो लैटिन नेम होता है, ये वैसे पाया किस में जाता है? हमारे विनेगर में। और विनेगर का जो लैटिन नेम होता है वो है एसिटम, ACETUM, एसिटम कहा जाता है इसे लैटिन भाषा में। तो वहाँ से एसिटम से वर्ड निकल के आया एसिटिक एसिड। इसी तरह से हमारे जो बाकी के एसिड हैं, जैसे कि प्रोपेनोइक एसिड होगा, ब्यूट्रिक एसिड होगा, वैलेरिक एसिड होगा, मतलब कार्बन चेन बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, एसिटिक एसिड में मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, फॉर्मूला होता है देखिए CH3COOH, तो COH ग्रुप से मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इसी तरह से जब एथिल ग्रुप जुड़ेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H5COH, नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है, एक वर्ड आता है प्रोटॉन पियोन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पियोन। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट, ग्रीक में फर्स्ट को प्रोटॉन लिखा जाता है, ठीक है, और पियोन को लिखा जाता है फैट, फर्स्ट फैट। यानी कि हमने आपको बताया हुआ था जो फैटी एसिड्स होते हैं, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर फैटी एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उन्हें ही फैटी एसिड कहा जाता है। और सबसे पहला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फैटी एसिड, फैटी अम्लों की तरह, वसा अम्लों की तरह कार्य करता है, वो होता है प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा होता है? प्रोपेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। तो इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड कैसे पड़ा वो बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रोटॉन पियोन जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इसमें प्रोटॉन कौन होता है फर्स्ट, पियोन कौन होता है फैट, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका क्या पड़ जाता है नाम। इसी तरह से ब्यूट्रिक एसिड जो है वो C3H7COH का फॉर्मूला होता है। तो ब्यूट्रिक जो वर्ड है वो बटर से लिया गया, क्योंकि वो बटर यानी मक्खन में पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है। इसी तरह से वैलेरिक एसिड, ये नेक्स्ट हमारी जो चेन आ जाती है C4H9COOH, इसका कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड, जो कि हमें मिला है, एक प्लांट आता है, पेड़ आता है, वैलेरियन पेड़ कहा जाता है, उसकी जड़ों से वो अम्ल जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों के कॉमन नेम थे, यानी कि सामान्य पद्धति के द्वारा जो हम नामकरण करते हैं। लेकिन मेन जो है हमारा वो तो IUPAC नेमिंग है। और IUPAC में हम जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका नाम लिखते हैं, याद रखिएगा, एल्केनोइक एसिड, यानी कि एल्केनोइक अम्ल के थ्रू। एल्केनोइक एसिड का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ पर देखिए COH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये जिस चेन में आ रहा होगा, जिस श्रृंखला में आ रहा होगा, उसमें जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके बिहाफ पर आप इसकी नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पर HCOOH, तो चेन में सिर्फ एक कार्बन आ रहा है, तो एक कार्बन आने की वजह से इसका नाम पड़ जाएगा भाई, एक कार्बन का होता है मेथ, एल्केन कौन सा होगा, मीथेन होगा, तो मेथेनोइक एसिड इसका नाम पड़ जाता है। इसी तरह से आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, आप क्या करिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए CH3COOH। बताइए कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, और 2 कार्बन से कौन सा बनता है एल्केन, एथेन, तो यहाँ पर इसका नाम पड़ जाएगा एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हम अपने कार्बोक्सिलिक अम्लों की IUPAC नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन आएंगे प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन आएंगे तो क्या कहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, इसी तरह से वो बढ़ता जाएगा।
तो ये था हमारा IPSC नेमिंग एंड कॉमन सिस्टम नेमिंग, यानी कि सामान्य पद्धति में नामकरण, और जो हमारी IPSC नेमिंग होती है उसके थ्रू हम कैसे अपने कार्बोक्सिलिक अम्लों की नेमिंग करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, ये हमने इस टॉपिक में समझा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो है क्लियर कर सकता है अपनी प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे सिलेबस में जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे सिलेबस में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके बाद फिर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके निर्माण की विधि। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को हम प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल तथा एल्डिहाइड या कीटोन इनके ऑक्सीडेशन से, मतलब इनके ऑक्सीकरण से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीकारक की यहाँ पर क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो हमारे प्राथमिक अल्कोहल होते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, वो K2Cr2O7 या फिर केमनोफोर, वो भी कैसा, एसिडिफाइड यानी कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जो हमारे प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो सीधे सीधे हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों में या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पर पहला आ गया हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी कि प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। अब ये जो हमारे प्राथमिक अल्कोहल हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, उसका फॉर्मूला लिखा हमने। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया CH3 CH2OH, और इसका हमने कराया ऑक्सीडेशन, वो भी किसकी प्रेजेंस में, KMNO4, या फिर यहाँ पर हम कराने जा रहे हैं K2Cr2O7, और दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे H+ की प्रेजेंट में, यानी कि एसिडिक रहते हैं, अम्लीय रहते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है नीसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, और जो हमारा यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, यानी कि एथेनोइक अम्ल में, एथेनोइक एसिड में। तो ये होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी कि प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। फिर हमारी दूसरी जो निर्माण की विधि है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स को, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, उन्हें जब टॉलेंस अभिकर्मक यानी टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलयन, या फिर एसिडिफाइड KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, तो हमें हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। वैसे भी ध्यान रखिएगा, जो अल्कोहल होते हैं वो जब ऑक्सीकृत होते हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये OH है, इसका आप क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी का उल्टा चलता है, यहाँ से जब आप इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करा दीजिए, आप इसका रिडक्शन करा दीजिए तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिडक्शन करा देंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर करा देंगे तो आपको अल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे में इस तरह से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो आप दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास कह रहे हैं कि दो, अभी जो आपने अल्कोहल से पढ़ा था वहाँ पर सिर्फ आपके पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, KMNO4 और K2Cr2O7, लेकिन अब आप टॉलेंस अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड लिया, फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और इसका हम कराएंगे क्या, ऑक्सीडेशन हमने कराया, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में।
प्रेजेंस ध्यान रखेंगे, प्रेजेंस आपके पास 4 हैं, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखी नहीं है, आप चारों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। आप टॉलेंस रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, आप केमनोफोर या K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं। बस टॉलेंस रिएजेंट के केस में याद रखिएगा कि आपका जो एसिटल्डिहाइड है वो Ag2O से रिएक्ट करता है, वो यहाँ नीसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, वो करता है Ag2O से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर मिरर बनाता था। Ag सिल्वर जो है 2Ag के फॉर्म में निकल जाती थी, जो ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड में जाकर जुड़ जाता था। और इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन होता है Cu2O से रिएक्शन होती है, सॉरी CuO कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन होती है और क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O जो है वो कन्वर्ट हो जाता था। तो ये रिएक्शंस आपको पढ़ाई जा चुकी हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहाँ से इसे ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और या फिर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। आप कीटोन से भी इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन रख रहे हैं। इस एक्सप्लेनेशन में जिसको भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है वो अपने पॉइंट्स को पूछ करके क्लियर कर लेगा। ओके क्लास, थैंक यू।